सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज पहले आपको नोबेल शांति विजेता मोहम्मद यूनुस से मिलवाएंगे, जिन्होंने बड़ी शांति से बांग्लादेश को एक कट्टर बांग्लादेश बना दिया। इसका सबूत है 12 साल का एक बच्चा जो अपने हाथों में खुलेआम AK-47 लेकर घूम रहा है। इसके अलावा कैसे यूनुस की सत्ता में रिहा हुए आतंकी ने मुर्शिदाबाद को जलाया, ये देखिएगा। फिर मुर्शिदाबाद में हिंसा के 4 नए वीडियो जो अब तक किसी ने नहीं आपको दिखाए होंगे। इस वीडियो में हिंदू परिवारों पर ऐसा जुल्म है जो पश्चिम बंगाल की सत्ता को भी देखना चाहिए। वैसे हिंदू सिर्फ मुर्शिदाबाद में ही टारगेट पर नहीं है, बल्कि दावा यह है कि दिल्ली के सीलमपुर इलाके में भी हिंदू खतरे में है और यहां से पलायन कर रहे हैं। ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन इस पलायन का कनेक्शन कैसे एक लेडी डॉन से जुड़ रहा है, ये आपको समझाएंगे। इसके बाद एक शुद्ध राजनीतिक कुंजी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान से उठे सियासी कलेश पर भी तैयार है। धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस्तेमाल अनुच्छेद 142 को परमाणु मिसाइल बताया था। इस पर आज कपिल सिब्बल ने धनखड़ पर जानकारी की कमी वाला कटाक्ष किया है। फिर एक ऐसी खबर जो हर भारतीय की देश प्रेम वाली लाइब्रेरी में सेव हो जाएगी। भारत की सांस्कृतिक विरासत श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। इस खबर पर हमने आपके लिए जानकारी से भरपूर सत्ता की कुंजी तैयार की है। आज दिलचस्प खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से भी आई है, जहां भारी कंफ्यूजन हो गया। दरअसल हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आज गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास लगी औरंगजेब की एक तस्वीर पर कालिक पोत दी, लेकिन बाद में एक DRM ने बताया कि तस्वीर औरंगजेब की नहीं बल्कि बहादुर शाह जफर की है। और एक बड़ी खबर यह है कि PM मोदी ने टेस्ला के CEO एलॉन मस्क से फोन पर बात की है। दोनों के बीच टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है। इससे पहले जब PM मोदी फरवरी में अमेरिका गए थे तो वहां मस्क से उनकी मुलाकात भी हुई थी। अब खबरों के स्टीयरिंग को सत्ता के वर्कशॉप से राजधानी दिल्ली की एक घटना की तरफ मोड़ते हैं, जहां से एक चिंतित करने वाली और डराने वाली खबर आई है, जिससे सवाल यह पैदा हुआ है कि क्या राजधानी दिल्ली के एक इलाके से हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हैं? हिंदुओं को अपना मकान किसकी वजह से बेचकर भागना पड़ रहा है? इन दोनों सवालों के पीछे एक हत्याकांड है, जिसमें आरोपी विशेष समुदाय के लोग हैं और पीड़ित हिंदू पक्ष। आरोप है कि कल रात करीब 8 बजे देश की संसद से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर एक लेडी डॉन जिक्रा और उसके साथी साहिल ने 17 वर्ष के कुणाल की हत्या कर दी, जिसके बाद से उस इलाके के हिंदुओं में डर है। उन्होंने अपने घर के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं, जिसमें लिखा है, हिंदू पलायन, ये मकान बिकाऊ है, मदद करो रेखा गुप्ता जी, हिंदू पलायन कर रहा है मोदी जी। ऐसे पोस्टर कई जगहों पर लगे हैं और इलाके में तनाव है। हमने न्यूज मित्रों के लिए इस हत्याकांड और हत्याकांड के बाद पलायन वाले सिम्टम्स पर सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसमें आपको बताएंगे कि जिस सीलमपुर में 2020 में दंगे हुए थे, वहां फिर से हिंदुओं को खतरा क्यों महसूस हो रहा है। वो क्यों अपनी जिंदगी भर की कमाई से बनाए गए घर को बेचकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। सीलमपुर के हिंदुओं ने अपने घर के बाहर अचानक पलायन वाले पोस्टर क्यों लगा दिए हैं, ये समझने के लिए पहले पूरी घटना को आइए आपको समझाते हैं। ये मामला पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर के J ब्लॉक का है, जहां 17 साल के कुणाल अपने परिवार के साथ रहता था। कल रात जब वो कुछ सामान लेने अपने घर से बाहर निकला, तभी कुछ लोगों ने कुणाल पर चाकू से हमला किया, जिसमें उसकी मौत हो गई। कुणाल के परिवार वालों का आरोप यह है कि इस इलाके में जिक्रा नाम की एक लेडी डॉन रहती है। कुछ दिन पहले लाला नाम के एक व्यक्ति से जिक्रा की लड़ाई हुई थी। कुणाल लाला का दोस्त था। लाला से बदला लेने के लिए ही जिक्रा ने कुणाल की हत्या कर दी। हमें यह भी जानकारी मिली है कि कुछ महीने पहले दलित समुदाय के गिहारा समाज के कुछ लड़कों का स्थानीय सुहेल नाम के लड़के से झगड़ा हुआ था, जिस पर गिहारा समाज के लड़कों ने उसे चाकू मारा था। इसमें वो घायल हो गया था। बीती रात उन लोगों ने कुणाल को सिर्फ इस वजह से चाकू से मार डाला क्योंकि वो उन लड़कों का दोस्त था। घटना के बाद से पूरा मामला काफी चर्चा में है। CM रेखा गुप्ता खुद इसे मॉनिटर कर रही हैं। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से बात भी की है। इस मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसमें लेडी डॉन जिक्रा भी शामिल है। ये समोसे दूध लेने निकला नहा धोकर, और वो नहा धोने के बाद 15-20 मिनट उसकी खबर आ गई कि लड़के को चाकू मार दिया किसी ने। जा वो चक्कू तो ऐसे मारते छुआ के मेरे बेटे को तो जान से मार दिया इन्होंने। वो तो फिर भी सही सलामत घूम रहा उसका बेटा, और मेरे बेटा तो क्या मकसद थी, मेरे बेटे तो जो निकाल लिए।
नहीं, इनकाउंटर चाहेंगे। इनकाउंटर हमारा लाल गया लंबा चौड़ा 6 फुट 8 इंच का 16-17 साल का बच्चा, और कैसे जिए कैसे बता तो दो कोई, मर जाएगा। आरोपी है, इन्होंने मरवाया है मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे को। दोनों बहन भाई हैं, दोनों ही गलत हैं। जी न्याय चाहिए, मैं न्याय। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे हिंदू समाज में ये 7वां मर्डर है। अभी तक एक कोई फांसी नहीं मिली है। बेटे को मार दिया, मेरे भी थे। जमीन खोद के मर जाएंगे, काम कर निकाल के मारेंगे। ये बांग्लादेश बनने की राह पे जा रहा है, खास करके सीलमपुर। कोई यहाँ पे हथियार लेके जाना, हमें हथियार लेके आना, हमें हर 13 से 14 साल के बच्चे में आपको हथियार मिलेगा। जिन लोगों के नाम हैं, जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। इन्वेस्टिगेशन जारी है, रेड हम कर रहे हैं, जल्दी कल्प्रिट को पकड़ेंगे। सर एक्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया? यस, आइडेंटिफाइड। अभी तक जो 2 लोगों के नाम आए हैं हमारे सामने, उनके पीछे अभी हमारी टीम लगी हुई है और हम उन्हें अरेस्ट करेंगे। अगर किसी भी और लेडी का या किसी और का भी नाम अगर आता है और इन्वेस्टिगेशन में शामिल पाए जाते हैं, अगर लगता है कि ऐसा उसमें उनकी भूमिका है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें भी अरेस्ट किया जाएगा। इस पूरे मामले में जिस लेडी डॉन की बात हो रही है, उसका नाम जिक्रा है। जिक्रा पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है और वो सीलमपुर में किराए के एक मकान में रहती है, जिसमें कल से ताला लगा है। लेकिन उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई ताला नहीं है, जिसके वीडियो काफी तेज गति से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोस में वो अलग अलग रूप में दिख रही है। किसी वीडियो में वो हिजाब में है, तो किसी वीडियो में वो तमंचा दिखा रही है। एक वीडियो ऐसा भी है जिसमें जिक्रा को पुलिस ले जा रही है और वो थम्स अप दिखा रही है, जैसे वो युद्ध जीत कर लौट रही है। इस वीडियो में टेक्स्ट लिखा जा रहा है, लेडी डॉन। सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय और बेबाक दिखने वाली ये महिला अब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन कल रात की इस घटना के बाद सीलमपुर में इस महिला का खौफ काफी ज्यादा है। परिवार का यह भी आरोप है कि उसके बेटे को हिंदू होने की सजा मिली है। उनका यह भी कहना है कि कुणाल की हत्या इस इलाके में पहली हत्या नहीं है और डर इस बात का है कि यह हत्या आखिरी भी नहीं होगी। आरोप यह है कि इस इलाके में पिछले 10 साल में 7 हिंदू युवाओं की हत्या हो चुकी है। विशेष समुदाय के कुछ लोगों पर आए दिन गुंडागर्दी और हत्या करने के आरोप लगे हैं। यह भी दावा है कि हिंदू महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, इसलिए वो अपना मकान बेचकर पलायन करने को मजबूर है। कुछ लोग मकान बेचकर जा चुके हैं और कुछ और लोग अब जाना चाहते हैं, इसलिए लोगों ने अपने घरों के बाहर पलायन के बोर्ड लगा दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सीलमपुर इलाके में और जो एक घर आप देख रहे हैं, इसी तरीके के जो तमाम यहाँ घर हैं, उनके बाहर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं कि हिंदुओं का पलायन कर रहे हैं, योगी जी से मदद मांगी जा रही है। और दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर लिख रहा है कि मदद करो योगी। साथ में रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। और देखिए किसी एक घर के बाहर नहीं है, तमाम घरों के बाहर। प्लान की जो है कि हमारे बच्चे सुरक्षा नहीं है, बहन बेटियाँ सुरक्षा नहीं है। हमारी बहन बेटियाँ निकलती चौक पे जुट खड़ा रहता है, गलियों में गोलियां चलाते हैं, चक्कुएं चलाते हैं। ये बच्चा मोमदन, ये सुरक्षा नहीं है, हमें बेच के जाना है। हमें योगी जी की और उनकी रेखा जी की मदद चाहिए। यहाँ रहने में डर लग रहा है जी, हमें नहीं रहना है। पुलिस नहीं आती? नहीं आती, कुछ नहीं करता है कोई। यहाँ तो गोलियाँ चलाते हैं, रात को चला जाते हैं, गोली डराते हैं, धमकाते हैं कि मकान बेचो जी, मकान बेचो, और बच्चों नहीं तो तुम्हारे बच्चे मारे जाएंगे। 7-8 साल में 10 साल में 6 मर्डर हो चुके हैं। किसने किए? ये मोमडनों ने किए। पुलिस ने किसी को पकड़ा नहीं, पकड़ती है, छोड़ देती है, फिर पकड़ती है, हमारी दिलासा देने के लिए पकड़ती है, फिर छोड़ देती है, फिर वही काम करती है। कि हम घर से बाहर निकल नहीं सकते, छेड़ाछाड़ी करते हैं, बदतमीजी करते हैं हमारे साथ, लड़कियों के साथ। कोई लड़की घर से बाहर निकल नहीं सकती। इन लोगों का टारगेट यह है, हिंदुओं को ही टारगेट बनाया जा रहा है। यहाँ पर हिंदू यहाँ सुरक्षित नहीं है। रात के 12-12 बजे तक यहाँ चौक पर दुकानें खुली होती हैं, खड़ी रहती हैं, और हाँ 2-2 बजे तक और वहाँ पर खड़े होते हैं लड़के। तो यहाँ हिंदुओं का जीना दुश्वार हो गया है। सीलमपुर की घटना पर राजनीतिक रिएक्शन भी काफी ज्यादा है। हर दल अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से इस पर राजनीतिक स्कोर कर रहा है।
बीजेपी के नेता वचन दे रहे हैं कि सीलमपुर से हिंदुओं को पलायन नहीं करने देंगे, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये पूछ रही है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था है कहां। आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो, बिल्कुल उसको सजा मिलेगी, फांसी मिलेगी। हम पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। दिल्ली अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है, आप इसमें यहाँ रोकथाम कीजिए। कुछ नहीं करते तो अपराधों को नियंत्रित करना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और गृह मंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अब बस है, बहुत हो गया। अब हिंदू समाज और हमारी सरकार मजबूती के साथ इन जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हम सब ने ये डिमांड करी है कि योगी जी का मॉडल अब दिल्ली में भी लागू होना चाहिए, तभी ये रुकेंगे, तभी ये जिहादी थमेंगे। कोई किसी को जाने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग खड़े हैं। ये रवि भाई खड़ा है, हमारे गोयल साहब खड़े, अभी सांसद जी भी आ रहे, मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान में है, और सब लोग, आपकी सरकार योगी मॉडल आपका जवाब देगी और ईंट से ईंट बजा के छोड़ेगी। जो इन्होंने करा है उसी अंदाज में दिल्ली गवर्नमेंट इसका जवाब देगी। भारत की राजधानी दिल्ली में पलायन के पोस्टर लग रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, तो सीधे सीधे भारत की नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार है। और यहाँ तो फिर डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन दोनों फेल हो गए। सीलमपुर में ऐसी घटनाओं को लेकर ये पहली बार चर्चा नहीं है। सीलमपुर में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। 2020 में तो यहाँ नागरिक संशोधन कानून के विरोध में हिंदू मुस्लिम दंगा भी हो चुका है, जिसमें काफी खून बहा था। उस दंगे में कुल 53 लोगों की जान गई थी, 581 आम नागरिक और 108 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। दंगे की जांच के दौरान 758 FIR दर्ज की गई थी और करीब 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कुल मिलाकर कल की घटना के कारण इस इलाके में रहने वाले हिंदुओं के पुराने जख्म हरे हो गए हैं और उन्हें अब यहाँ रहने में डर लग रहा है। सत्ता में अब आपको ऐसी खबर दिखाते हैं जो देश से प्रेम करने वाले लोगों को बहुत पसंद आएगी। साथ ही आपकी नजरों में देश की सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत के प्रति सम्मान और बढ़ जाएगा। ये खबर उस श्रीमद् भगवद गीता से जुड़ी है जो शायद हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों के घर में मौजूद होगी। शुभ समाचार यह है कि श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। मतलब भारत की सांस्कृतिक विरासत को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मान्यता दी गई है। और इसी खबर पर आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए जानकारी से भरपूर एक कुंजी तैयार की है। आज देश के केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देश को इस शुभ समाचार की जानकारी दी और इसके बाद पीएम मोदी ने इसे दुनिया भर में हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। अब अच्छी खबर यह है कि इस उपलब्धि के साथ यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के 14 अभिलेख अंकित हो गए हैं, जिसकी पूरी लिस्ट हम आपको दिखाते हैं। इसमें सबसे नया नाम श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र का है, जबकि 2024 में गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस, विष्णु शर्मा के पंचतंत्र और आचार्य आनंदवर्धन के ग्रंथ सहृदयलोक लोकन को शामिल किया गया था। साथ ही ऋग्वेद की हस्तलिपियां, मुगल कालीन ऐतिहासिक दस्तावेज साहिब आलम और बाबर की आत्मकथा बाबरनामा जैसे ऐतिहासिक अभिलेख मौजूद हैं। वैसे पुराने जमाने के लोग या वो लोग जिन्होंने भगवद गीता पढ़ी है और उसके सूत्रों को अपनी जिंदगी में आत्मसात किया है, वो शायद इसकी महानता को समझ सकते हैं। पर आज हम देश की युवा पीढ़ी और रील युग वाली जनरेशन को भगवद गीता की सत्ता के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। कुछ वक्त पहले अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक और परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम पर हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी, जिसे शायद हमारे बहुत सारे नौजवान मित्रों ने देखा होगा। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते हैं कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर भी भगवद गीता से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने गीता पढ़ने के लिए खास तौर पर संस्कृत भाषा सीखी थी। इतना ही नहीं, दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी भगवद गीता पढ़ी थी और दावा है कि इसके बाद उन्होंने जो लिखा था उससे आपको सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ की शक्ति समझ आएगी। आइंस्टाइन ने कहा था कि जब मैंने गीता पढ़ी तब मैंने विचार किया कि कैसे ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना की है, तो मुझे बाकी सब कुछ व्यर्थ प्रतीत हुआ। लेकिन भगवद गीता की सत्ता सिर्फ यहीं तक नहीं है।
इसे भारतीय समाज के साथ भारतीय सिनेमा में भी उसी आस्था और श्रद्धा के साथ दिखाया गया है। बॉलीवुड की कई फिल्मों में किसी न किसी किरदार को आपने अदालत में भगवत गीता पर हाथ रखकर एक संवाद बोलते हुए सुना होगा। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हालांकि अब इस तरह के सीन आज की फिल्मों में नहीं होते, लेकिन आज भी सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया में गीता हाथ में लेकर शपथ लेने की परंपरा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी अपने हाथों में भगवत गीता लेकर शपथ ले चुके हैं। ये बात उस दौर की है जब मोदी 2001 और 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन विशेष बात यह है कि ऐसी परंपरा सिर्फ देश में नहीं बल्कि 7 समंदर पार विदेशों में आज भी अपनाई जा रही है। फिर चाहे ब्रिटेन की 27 वर्ष की सांसद शिवानी राजा हो, जिन्होंने पिछले वर्ष ही ब्रिटिश संसद के अंदर भगवत गीता हाथों में लेकर सांसद पद की शपथ ग्रहण की थी, और कुछ ऐसा ही 2022 में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी किया था, जब उन्होंने ब्रिटिश संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में गीता लेकर ओथ ली थी। वैसे आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए इसी श्रीमद् भगवत गीता से 7 सूत्र निकाले हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। भगवत गीता का पहला सूत्र, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। दूसरा सूत्र, कभी भी कल की चिंता ना करें बल्कि आज का आनंद लें। इसी तरह जीवन में जो कुछ होता है उसकी कोई ना कोई वजह होती है। भगवत गीता में यह भी लिखा है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इसीलिए हम सबको अपने काम से प्रेम करना चाहिए। गीता का एक सूत्र यह भी है कि सफलता हासिल करने के बाद भी विनम्रता का भाव रखें। हमेशा क्रोध, लोभ और अहंकार का त्याग करके जीवन में आगे बढ़ें। और 7वां सूत्र, सच्चे और अच्छे मित्रों को जीवन में हमेशा अपने साथ रखें। और अगर इन सूत्रों का अनुसरण आप भी अपनी जिंदगी में करेंगे, जो आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। अब हम आपको भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बारे में बताते हैं, जिसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। नाट्य शास्त्र को दुनिया का सबसे पुराना रंगमंच विज्ञान का ग्रंथ माना जाता है। इसे भरत मुनि ने लिखा था। नाट्य शास्त्र में अलग अलग विधाओं पर आधारित 36 अध्याय हैं, जिसमें नाटक, नृत्य, संगीत, मंच सज्जा, वेशभूषा से लेकर भाव भंगिमा तक सब कुछ विस्तार से समझाया गया है। आप इसे दुनिया का पहला थिएटर मैनुअल भी कह सकते हैं। इस ग्रंथ में रस को नाटक की आत्मा बताया गया है। श्रृंगार, करुण, रौद्र, वीर, हास्य, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, कुल 9 रसों की अवधारणा यहीं से शुरू हुई। नाट्य शास्त्र एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो तीनों कला रूपों, संगीत, नृत्य और नाटक को एक सूत्र में पिरोता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य जैसे भरतनाट्यम और कथक इसकी परंपरा से निकले हैं। थिएटर हो, फिल्म हो या डिजिटल कंटेंट, नाट्य शास्त्र के सिद्धांत आज भी कलाकारों को भाव और कहानी कहने की कला सिखाते हैं। वैसे आपको यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के बारे में भी जानना चाहिए। तो भारतीय संस्कृति और विरासत का एक एल्बम वहां बन चुका है। यूनेस्को ने 1992 में एक अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर शुरू किया। इसकी शुरुआत विश्व की अहम विरासतों को पहचान देने के मकसद से की गई थी। इसका मकसद विरासतों को संरक्षित करना और इसे लोगों तक पहुंचाना था। इस अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में ऐतिहासिक दस्तावेज, पांडुलिपि और कई दुर्लभ पुस्तकें अंकित हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में कई चित्र, फिल्में और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल की गई हैं, जिनका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या फिर सामाजिक महत्व है। अगली खबर वक्फ संशोधन कानून 2025 से जुड़ी है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। इसके कुछ प्रावधानों पर खुद केंद्र सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन इसके खिलाफ प्रदर्शन वाला एपिसोड बिना ब्रेक के जारी है। आज भी देश के कई हिस्सों में नए वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन हुए। हैदराबाद और मैंगलोर जैसे शहरों में वक्फ कानून के विरोध करने वालों की संख्या काफी ज्यादा थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना उबैदुल्ला ने कहा कि सरकार को नया कानून वापस लेना ही होगा।
हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जायदाद में आपका क्या अख्तियार होगा? या फिर किसी के तानाशाही की वजह अगर किसी को मुखिया हम बना लें, ये हम कैसे कबूल कर सकते हैं? कल भी हमारा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। हम हर वक्त इसके खिलाफ में आवाज़ उठाते ही रहेंगे। मोदी जी को वापस लेना होगा ये कानून को। बहरे कान खोलेंगे, अंधी आंखें खोलेंगे, सरकार की गूंगी जुबान भी खोलेंगे। सच्चाई में ताकत होती है, सच्चाई गैर कानूनी चीज़ें नहीं चलती। आखिर किसान बिल के किसानों के लिए जो सियाह बिल लाए थे, आखिर सरकार उस जगह आई कि नहीं? हम शांतिपूर्वक इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। सत्ता में अब उस रहस्यमयी बीमारी की बात जिससे महाराष्ट्र के कुछ गांवों में दहशत है। सत्ता में आपने कुछ दिन पहले खबर देखी होगी कि महाराष्ट्र के कुछ गांवों में लोग अचानक गंजे हो रहे हैं। इस बीमारी ने बुल्ढाना जिले के कुछ गांवों को गंजों का गांव बना दिया था। अब एक और रहस्यमयी बीमारी ने इन गांवों में दहशत फैला दी है। बुल्ढाना जिले के बोंड गांव में बाल झड़ने वाले मरीजों के अब नाखून टूटने लगे हैं। सोचकर देखिए ये कितना डरावना होगा कि पहले जिन लोगों के बाल झड़े, अब उनके नाखून सड़कर टूट रहे हैं। अचानक से हाथ और पैरों के नाखून टूटने से गांवों में डर का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग की टीम इस बीमारी की जांच कर रही है। मरीजों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। हालांकि जब बाल झड़ने के मामले सामने आए थे तो एक जांच रिपोर्ट में ये पता चला था कि गेहूं में ज्यादा सेलेनियम इसकी वजह है। ऐसे में अब जांच हो रही है कि क्या गेहूं का सेलेनियम ही नाखून टूटने के लिए भी जिम्मेदार है। पहले वो दिसंबर महीने में जैसा कि वो केस बाल जा रहे थे, वो सिर से बाल चले गए थे और वो कुछ दिन बाद और हाथ की जो नाखून है वो नाखून भी जा रहे हैं। अब नाखून जा रहे हैं और हमको कुछ उसका मुबदला नहीं मिल रहा। तो हमारा कहना है कि कुछ ना कुछ हमको मुबदला मिलना चाहिए और वो जो शासन जो मदद करती है उसको जो हमारी मदद होनी चाहिए।